So, welcome class 11. I think video is clear. Let's start. Welcome class 11. जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, उनका ये फर्स्ट लेक्चर हो सकता है। सिर्फ ये क्लास 11 के लिए ही नहीं, क्लास 12 वाले बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इवन जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। तो इन ऑल टोटल मैं बोल सकता हूँ कि ये क्लास बहुत वाइटल है। इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब्जेक्ट ही क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे। तो ध्यान रहे कि इस पूरे लेक्चर में आप सीखने वाले हो इकोनॉमिक्स के बारे में, कि ये सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ में डील करता है। तो एक बिगनर के लिए भी, जो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं, मैं बताऊंगा कि क्या क्या मैं डील करने वाला हूँ। ओके, या बोर्ड पे क्या बातें लिखी हुई हैं पहले मैं उसको बता दूँ। मैं इस पूरे लेक्चर में आप लोग को सबसे पहले बताऊंगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट है तो ये जानते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब इनका डेफिनेशन, इन पे बहुत सारा लेक्चर्स में दूंगा। इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर? ये जो बातें लिखी हुई है ना, ये सब बातें इस टॉपिक से बिलोंग करेंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आज के लेक्चर में हो सकता है कि ये टॉपिक मैं क्लियर करूं, ये टॉपिक मैं क्लियर करूं, ये भी टॉपिक क्लियर होगा, ये भी टॉपिक क्लियर होगा, और ये सब बातें आज क्लियर होंगी जो भी आपको बोर्ड पे दिख रही हैं। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं इकोनॉमी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में ना बताऊं, फिर भी मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे, सबसे पहले मैंने बोला इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, या ये सब्जेक्ट को क्यों पढ़ें। देखो, सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट होगा ना तो पढ़ाई आप लोग खुद ही कर लोगे, कोई टीचर या किसी का हेल्प का ज़रूरत नहीं है। आप लोग सेल्फ स्टडी भी करोगे इंटरेस्ट लेकर। तो सब्जेक्ट के ऊपर पहले इंटरेस्ट बनाओ, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो आते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स जो है ना, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, एक बुक है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हाँ सर, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं ना, ह्यूमन बिहेवियर। हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। देखो, यही कारण था कि ये इकोनॉमिक्स किसी किसी का सोशल, आप लोग सोशल साइंस उसको पढ़ते हो, एसएसटी कुछ लोग बोलते हैं, वहाँ भी था ये एक छोटा सा चैप्टर बनकर या बुक बनकर। क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये जो सब्जेक्ट है, ये पूरा बेस्ड है ह्यूमन बिहेवियर पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। और क्या चीज़, ह्यूमन बिहेवियर मतलब किस तरह का बिहेवियर। हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे ह्यूमन अपने नीड्स, अपने वांट्स, अपने डिमांड, दीज आर दी 3 सेपरेट थिंग्स। मैंने 3 वर्ड अभी बोला, मैं वो भी क्लियर करूँगा, वांट, नीड एंड डिमांड्स। तो कहने का मतलब है कैसे ह्यूमन बिहेवियर में कैसे हम लोग अपने वांट्स को फुलफिल करना चाहते हैं विद द रिसोर्सेस। बहुत तरह के रिसोर्सेस हमारे पास, मनी भी एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेस है। रिसोर्सेज मतलब आप कुछ भी चीज़ ले सकते हो जो आपके नीड्स को पूरा करे, जो आपके वांट्स को पूरा करे। तो इकोनॉमिक्स हमको क्या सिखाएगा सर? इकोनॉमिक्स हमको सिखाएगा रैशनल मैनेजमेंट करना, रैशनल यूज़ करना, किनका, रिसोर्सेस का अच्छे तरीके से यूज़ करना। खैर, ये सब जो बातें अभी नहीं समझ में आई होंगी तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल को ध्यान से सुनना। तो इकोनॉमिक्स क्या है, या ये सब्जेक्ट्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, या इसमें हम लोग को क्या क्या नॉलेज मिलेगा, वो एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। सपोज आपका बर्थडे आया और आपके फादर ने आपको इन द अर्ली मॉर्निंग, ऐसे तो कैश नहीं देते हैं पेरेंट्स कभी भी, उन्होंने आपको दे दिया 2000 रुपीज़। आप पूरा हैप्पी हो गए, ओ माई गॉड 2000,
अब आप क्या कर रहे हो ना, अब प्लान करना आपने स्टार्ट कर दिया। प्लान किस तरीके का प्लान, कि इस 2000 का मैं करूँगा क्या। तो आपने प्लान करना स्टार्ट किया, मैं एक पहले अच्छा सा शर्ट लूँगा, शूज़ नहीं है तो मैं शूज़ भी लूँगा, मैं एक पार्टी ब्रेक करूँगा अपने फ्रेंड्स के लिए। कुछ लोगों के स्पेशल फ्रेंड भी होते हैं, वहाँ भी कुछ खर्च होता है, तो उनके लिए भी आपने सोच लिया। फिर सोचा कि फैमिली के लिए भी मैं कुछ केक्स वगैरह, बर्थडे है तो सबको आप हैप्पी रखना चाह रहे हो अपने साथ साथ, फैमिली के लिए भी आपने लिख दिया कि मैं फैमिली के लिए ये चीज़ करूँगा। कुछ नॉवेल बुक खरीदूँगा, जो लोग पढ़ने वाले यूजुअली बहुत कम होते हैं, तो कुछ नॉवेल बुक्स खरीदूँगा। तो इस तरह करने आपने क्या किया ना, ये सब आपके वांट्स हैं, ये सब आपके वांट्स हैं जो आपने लिस्ट कर लिया आपको। अब आपने लिस्ट जब कर लिया तो आप देख रहे हो कि वो 5000 का बजट रेडी है, क्योंकि आपने उसमें शर्ट लिया था ना, तो मन किया था आपका एक पैंट भी लेने का, तो आपने वो भी लिख दिया था। कुछ स्वीट्स, कुछ फ्रेंड में पार्टी ब्रेक करना है, केक्स, ये वो, मतलब जितना आपका वांट्स था वो सब को आपने बजट किया, देखा 5000 हो गया। और आपके पास है तो कितना, 2000 दिया हुआ फादर का। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, तो यहाँ देख रहे हो दो बात। पहले वांट्स क्या हो गया आपका, एक तरह का वांट्स हाई हो गया और रिसोर्सेस आपके पास कम है। आपने जो वांट्स लिस्ट आउट किया आपका वो हाई हो गया और आपके पास रिसोर्सेस कम है। अब आप यूं ही सैड हो गए। अब आपने क्या किया ना, क्रॉस करना स्टार्ट किया अपने वांट्स को, नहीं रहने देता हूँ, शूज़ तो मैं बाद में ही ले लूँगा, कट कर दिया। शर्ट इम्पॉर्टेंट है, शर्ट हमको एक चाहिए। स्पेशल फ्रेंड को पार्टी ट्रीट देना वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको आपने टिक कर दिया। केक तो मैं एक लूँगा ही फैमिली के लिए। तो आपने क्या किया ना, उस वांट्स में एलिमिनेट करना स्टार्ट किया, चॉइस करना स्टार्ट किया। तो आपको हर एक वांट्स का इंपॉर्टेंट पता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग कुछ कट किया, कुछ टिक किया। तब जाकर आपका क्या हुआ, जो वांट्स था रिसोर्सेज के बराबर आ पाया। आपने अपने वांट्स को रिसोर्सेज तक लाकर इक्वलाइज किया ना। हम लोग ऐसा करते हैं, तो हम लोग के पास अगर पैसा कम है, 2000 बर्थडे गिफ्ट मिला है और इतना सारा कुछ हमने सोच लिया है, तो कैसे पॉसिबल है, नहीं होगा पॉसिबल। तो हम लोग कुछ कुछ चीज़ लिस्ट आउट करते हैं ताकि उसको हम रिसोर्सेज तक ला सकें। जो 2000 मिला है उसी को आप यूटिलाइज करोगे। तो रिसोर्सेज को वांट से मीट करने के लिए आपने कुछ वांट्स को कट आउट किया। ठीक है सर, ऐसा तो हम लोग करते हैं। यही है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यही है। इकोनॉमिक्स हम लोग को यही चीज़ बताता है कि कैसे लोगों का वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। तुमको आज मन होता है एक बाईसाइकिल खरीदने का, बाईसाइकिल आपके पास आ जाता है तो मन होता है कि बाइक ले लूँ। बाइक आ जाता है तो आपका मन और बढ़ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, आपका एक एक चीज़ फुलफिल हो रहा था, आपका वांट्स खत्म ही नहीं हो रहा। तो लोगों के क्लास के अकॉर्डिंग भी वांट्स होते हैं। हमारा और आपका अभी ड्रीम क्या होगा कि हमारे पास एक घर हो अपना खुद का, हमारे पास एक कार हो अपना खुद का। लेकिन वही अंबानी के सन का कुछ और ही ड्रीम होगा। तो क्लास के अकॉर्डिंग भी वांट्स चेंज होते हैं। देखो, अब अंबानी की बात करते हैं, अब वहाँ चले गए तो वहाँ भी चलते हैं। सपोज अंबानी के सन को क्या है वांट्स, कि इधर उधर तो पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह घर हैं ही। वांट्स देखो कैसा उसका, काश एक ऐसा होता कि एक अपर मतलब वेदर पे एक अपना बना होता, मतलब एयर लिफ्ट टाइप का हाउस। मतलब वांट्स देखो हाई उसके। फिर वहाँ पे उस कितना भी वो जब वो सोच रहा है, उसके जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग वो अपने वांट्स को बहुत हाई रख दिया है, फिर भी उसके पास रिसोर्सेस कम पड़ जा रहे हैं। तो क्लास के अकॉर्डिंग भी वांट्स लोग अपना डिसाइड करते हैं, फिर भी रिसोर्सेस कम पड़ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। लोगों का वांट्स अनलिमिटेड होता है और आप हर एक वांट्स का इंटेंसिटी है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है सर, इकोनॉमिक्स हम लोग को यही बताएगा। वो बर्थडे वाला जो एग्जांपल दिए, कैसे वो बच्चा अपने वांट्स को कम किया, 2000 तक लाया। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी हम लोग यही सिखाएगा कि सिंस वी हैव जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं और उनके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं।
और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो हम लोग को क्या करना होता है, कुछ सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें लेनी होती हैं। तो ये जो रैशनल मैनेजमेंट है, क्या चीज़ लेना है क्या चीज़ छोड़ना है, या रिसोर्सेज को किस तरीके से बेस्ट यूज़ करना है, ऑप्टिमम यूज़ करना है, ये सब हम लोग को सिखाता है इकोनॉमिक्स। मैं आपको एक डेफिनेशन बोलता हूँ, बेसिकली वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं एल रॉबिन्स। उनका कुछ डेफिनेशन ऐसा था, जहाँ तक हमको हल्का हल्का याद है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स, एंड्स मतलब वांट्स और स्कैर्स मीन्स मतलब रिसोर्सेज जो कम है। बात को समझिए, इकोनॉमिक्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स, एंड्स मतलब वांट्स और स्कैर्स मीन्स मतलब रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, स्टडी है जहां हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कैसे ह्यूमन जिनके पास रिसोर्सेज कम है और उनके वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड है, कैसे वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करता है ऑप्टिमम, जिससे उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और हमेशा ये देखा जाता है कि रिसोर्सेज कम ही पड़ जाता है, तुम्हारे वांट्स हमेशा ही हाई रहते हैं, और एक वांट कंप्लीट होता नहीं कि दूसरा वांट आपका रेडी हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स हमको सब सिखाता है कि कैसे रैशनल मैनेजमेंट किया जाए। होप सो इकोनॉमिक्स का जो बात है वो समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हाँ सर, इकोनॉमिक्स तो समझ गए क्या है। इकोनॉमिक्स के बाद मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। मैंने बातों बातों में एक और आपको बात बता दिया है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैं इसको टिक कर देता हूँ। मैंने बातों बातों में आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बता दिया है। अगर इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हियर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कैसे वो बच्चा चॉइस में फंस गया था ना, उसके पास 2000 था लेकिन फिर भी वो इतना सारा वांट लिस्ट आउट कर लिया था कि वो चॉइस नहीं कर पा रहा था कि क्या चीज़ ले और क्या चीज़ क्रॉस करे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसको चॉइस करना पड़ा कि नहीं, हम शूज़ नहीं लेंगे, हम शर्ट लेंगे, पैसा कम है। ठीक है, एक और चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का? अच्छा सोचो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होता। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो समझ गए, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब नहीं होता? जब ऐसा होता, मैं बता रहा हूं। मैंने अभी सोचा कि एक घर लेना है, ज़्यादा नहीं, 2-3 करोड़ का एक घर लेना, जाके ले लिया, ऐसे पैसा दिया, घर मिल गया, तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब वांट्स को जब आप मीट कर सकते हो इजीली, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बात ही कहाँ आया? तब तो इकोनॉमिक्स होता ही नहीं, तब तो ये सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ना होता अपने को, तब ये सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ना होता अपने को, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि रिसोर्सेज हम लोग के पास हमेशा ही कम रहेंगे, हमेशा ही कम रहेंगे, चाहे कोई भी हो, कितने भी रिचर पीपल क्यों ना हो, सबका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहता ही रहता है। रिसोर्सेज उनके वांट्स के अकॉर्डिंग कम पड़ ही जाते हैं हमेशा। क्या अंबानी टेंस नहीं होता अपने बिजनेस को लेकर? होता ही होगा, उसको भी रिसोर्सेज कम पड़ते हैं कभी ना कभी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में उसको चॉइस करना पड़ता है, क्या चीज़ लेना है और क्या चीज़ अभी छोड़ना है, सेक्रीफाइस करना है। तो मैंने पढ़ाया कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये भी आप समझ गए। 2 कॉजेज है, मैं आपको बता दूं, 2 कॉजेज हैं, या ऐसे बोल सकते हो, वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुआ, उस बच्चे के भी सामने क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुआ। पहला, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस कम है, एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इस लाइन का मैं मतलब बता रहा हूँ, ये फर्स्ट नंबर में बता रहा हूँ, बच्चा क्यों प्रॉब्लम में फंसा था। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैव लिमिटेड मतलब रिसोर्सेज आर लिमिटेड है, सॉरी, लिमिटेड कैसे है मैं बताता हूँ। एक मिल्क ले लेता हूँ एग्जाम्पल, एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मिल्क आप ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो, मिल्क से पनीर बना सकते हो, मिल्क से कर्ड बना सकते हो। तो रिसोर्सेज का बहुत सारा यूज़ है कि नहीं। कोल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो अल्टरनेटिव यूजेस वहीं लग रहा। रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड हैं
और इस एक रिसोर्सेज के बहुत सारे यूज हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है, वहां पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाता है। घर ही में देख लो ना, आपके अगर मिल्क कम है तो डिसाइड होता है कि क्या करना है, नहीं थोड़ा कर्ड बनाना है, नहीं पनीर नहीं बन पाएगा तो कंज्यूम हो जाएगा, चलो ये क्या हुआ, आपने चॉइस किया। ठीक है सर, पहला वाला बात समझ गए। वो बच्चे को भी यही प्रॉब्लम हुआ था, पैसे उसके पास कम थे, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, और उस पैसे से वो बहुत कुछ खरीद सकता था, अल्टरनेटिव यूजेस, तो वो कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2, वांट्स आर अनलिमिटेड। लोगों के जो वांट्स हैं ना कभी खत्म ही नहीं होते, अनलिमिटेड है। एंड वांट्स हैव इंटेंसिटी, हर एक वांट्स का इंटेंसिटी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे लेस इंपॉर्टेंट है। आप ऑर्डर कर सकते हो, यहां भी कंफ्यूजन है, यहां भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। तो सीधे शब्दों में समझो, अभी तक जो बातें हुई, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम या व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, तो उसका आप उसको ऐसे आंसर करोगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। रोमन 1, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, वांट्स आर अनलिमिटेड एंड हैव इंटेंसिटी। ये 2 वजह हैं जहां पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा ही, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा ही। चलिए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्लियर हो गया, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया क्लियर, इकोनॉमिक्स तो क्लियर हो गए हैं वो एग्जांपल से। रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज, क्योंकि रिसोर्सेज हम लोग के पास कम है और वांट्स बहुत ज्यादा, तो ये 3 बातें क्लियर हो गई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप लोग को बता दूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद, ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा ह्यूमन का एक्टिविटी जहां पर वो मनी से रिलेशन रखता हो, गिव एंड टेक पॉलिसी होता हो, या वेल्थ जनरेशन, संपत्ति को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, ऐसा एक्टिविटी जहां गिव एंड टेक, या छोटे शब्दों में समझो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज वेयर गिव एंड टेक पॉलिसी हैपेंस इन टर्म्स ऑफ मनी और काइंड। सीधे शब्दों में, जैसे एक नर्स अगर हॉस्पिटल में काम कर रही है तो वहाँ सी इज़ गेटिंग पेड, सी इज़ गेटिंग फॉर डैट सर्विस, हाँ सी इज़ गेटिंग पेड फॉर डैट सर्विस। अगर वही नर्स अपने बच्चे को घर में फीवर होता है तो देखभाल करती है, तो क्या बच्चा ठीक होने के बाद पैसा देगा मम्मी को? नहीं, वो उसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। द सेम नर्स हु इज़ वर्किंग इन द हॉस्पिटल एंड सी इज़ गेटिंग पेड फॉर डैट, वो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। एंड द सेम नर्स हु इज़ वर्किंग एट होम फॉर हिज सन, तो वो उसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, क्योंकि बच्चा उठकर पैसा नहीं देगा उसको। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी क्लियर है, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में करो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है वो मैं लिस्ट कर देता हूँ। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सब क्या है? ये सब जहाँ भी हो वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। यही सब तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, यही सब तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। हाँ सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी समझ गए, ठीक है। इकॉनमी और टाइप्स ऑफ इकॉनमी मैं एक अलग तरीके लेक्चर में समझा दूंगा, अलग वीडियो में, वो थोड़ा बड़ा कंटेक्स्ट है। अभी देखो इकोनॉमिक्स तो हम लोग समझ गए, ओके। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स के बाद मुझे ये सब समझाना है, तो अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। चलो चलिए मैं अब आगे जा रहा हूँ। डेफिनेशंस। एक्चुअली इकोनॉमिक्स तो आप लोग समझ गए हो क्या बात है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स ये कैसे आया, कौन इसको सबसे फर्स्ट लेकर के आया, या जो पर्सन उसको लेकर के आया हम लोग के सामने, वो इकोनॉमिक्स को कैसे समझा, उसके कंटेक्स्ट में, उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या था। अब हम लोग ये सब बातें समझेंगे, उनके डेफिनेशंस को देखेंगे, उनके बुक्स को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आते गए और अपना अपना डेफिनेशन देते गए। ये तो यूजुअली हर बुक का कहानी है, हर लॉ का कहानी है, तो हम लोग को वो पढ़ना ही पड़ेगा, वो इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ दिया है डेफिनेशन 1, वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ को
फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। ये सबसे पहले पर्सन है जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स को बताया। इकोनॉमिक्स क्या है, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया वही बताया, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। तो इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा इन पे। एडम स्मिथ ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। उन्होंने क्या फील किया इकोनॉमिक्स को लेकर, उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया, उन्होंने लोगों के बिहेवियर को समझना स्टार्ट किया। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इकोनॉमिक्स को ऐसे समझा कि लोग जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी वो हरकत कर रहे हैं, वो बस एक ही चीज़ चाहते हैं, कैसे संपत्ति इकट्ठा हो। देखो, मनी और वेल्थ दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। मनी इकट्ठा होना मतलब पैसा इकट्ठा होना, वेल्थ इकट्ठा होना मतलब ज़मीन जायदाद लैंड प्रॉपर्टी। समझ रहे बात को ना, वेल्थ वो चीज़ है। तो वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोगों का जो बिहेवियर है वो एक कंसंट्रेट होकर एक ही जगह आ जाता है। लोग कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो कंसंट्रेट होकर एक ही जगह आ रहा है। लोगों का मोटो क्या है, वेल्थ जनरेट करना, वेल्थ प्रॉपर्टी बनाना, लैंड प्रॉपर्टी हो खुद का, मतलब लोग इसमें लगे हुए हैं। लोग जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो उनका एक ही मोटो है, वेल्थ जनरेट करना। इसलिए इनका डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन भी बोला गया। ठीक है, देखो एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जाने जाते हैं। ठीक है, इनका एक फेमस बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। देखो नाम से ही समझ में आ जाएगा बहुत सारी बातें। ये इनका बुक में ना, ये क्या, इनका बुक का टाइटल देखो, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने नेचर को इंक्वायर किया, देखा कि कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं और कैसे लोग, हर कोई लगा हुआ है वेल्थ जनरेट करने में। इंडिविजुअल पर्सन भी लगा हुआ है वेल्थ जनरेट करने में, एक नेशन भी लगा हुआ है वेल्थ जनरेट करने में। तो इनका कहने का मतलब था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स साइंस क्यों बोला गया, क्योंकि बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, साइंस मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज, ये आप लोग पता होगा। जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता हो, जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता हो, साइंस इज ऑल अबाउट, आपको ये बात पता है। तो इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज साइंस। इकोनॉमिक्स साइंस भी है, सोशल साइंस भी है। सोशल साइंस क्यों है भाई, ह्यूमन से रिलेटेड है। साइंस क्यों है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज द साइंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस है, साइंस ऑफ वेल्थ, जहां पर लोग लगे हुए हैं। कॉज क्या है उनका और इफेक्ट क्या है, जहां लोग लगे हुए हैं, हर एक हरकत कर रहे हैं कि कैसे वो वेल्थ जनरेट करें। तो एडम स्मिथ का डेफिनेशन क्लियर है, उनका सोच क्लियर है आप लोग के सामने। और अराउंड हमको लग रहा है 17 लिख दिया मैंने, 1776 में इनका ये बुक आया था, जहां पर एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को लेकर सारी बातें सामने रखी थी। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब जो देने वाले हैं या प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम बेसिक है इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर भी इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बेसिक्स में, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा रहता है। तो एडम स्मिथ का क्या सोच था, क्यों इनके डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन बोला गया, क्योंकि इन्होंने देखा, इनके डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन इसलिए बोला गया क्योंकि इनका डेफिनेशन उसी के अराउंड था, इनका सोच उसी के अराउंड सामने आया। ठीक है, इनके बाद आए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इनका डेफिनेशन क्या था, या ये इनका डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन क्यों बोला गया, इनके डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन क्यों बोला गया, तो मैं आप लोग को बता देता हूं। अल्फ्रेड मार्शल ने भी ऑब्जर्व किया, ये इनके बाद आए थे। ओके, प्रोफेसर जो हैं अल्फ्रेड मार्शल इनके बाद आए थे, अराउंड डेट भी दिया 1890 के आसपास। इनका जो थिंकिंग था, इकोनॉमिक्स समझने का जो कंटेक्स्ट था, कुछ ऐसा था। इन्होंने देखा कि लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, तो वेल्थ तो इम्पोर्टेंस दे ही रहे हैं लोग चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, लोग एक्वायर करना चाहते हैं वेल्थ। लेकिन क्यों, उनका मोटो क्या है, क्यों वो वेल्थ एक्वायर करना चाहते हैं? वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, अपने वेलफेयर के लिए। तो इन्होंने क्या किया ना, अल्फ्रेड मार्शल ने एक स्टेप थोड़ा सा आगे ले लिया। उन्होंने वेल्थ को भी रखा साथ साथ, लेकिन वेलफेयर लोग क्यों जनरेट करते हैं, सॉरी,
वेल्थ लोग क्यों जनरेट करते हैं, अल्टीमेट मोटो क्या है, वेलफेयर। तो इन्होंने वो बात को रखा। तो इनका डेफिनेशन क्या है, वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से जाना गया। देखो इनका जो फेमस बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में जो पब्लिश हुआ था, उसमें इनका डेफिनेशन दिया हुआ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन। इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है मैन को। हम लोग रीड करते हैं इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, एक इंसान कैसे अपने रोज की एक्टिविटीज में लगा हुआ है, क्या चीज पाने के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज पाने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए, लेकिन क्यों, फॉर हिज वेलफेयर, फॉर द नेशन वेलफेयर। अल्टीमेट मोटो क्या है, वेलफेयर। मार्शल का कहना था कि अल्टीमेट मोटो इकोनॉमिक्स का क्या है, वेलफेयर। और एडम स्मिथ का अल्टीमेट मोटो क्या था इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का अल्टीमेट मोटो है वेल्थ जनरेशन। तो इसीलिए दोनों का डेफिनेशन, देखो आपको ये सब पढ़ना नहीं था इतना डिटेल में, लेकिन क्योंकि बेस अभी हम रेडी करेंगे तो अभी आपको हम बुक्स छूने भी नहीं देंगे। अभी कम से कम 2-3 लेक्चर मेरे साथ तुम लोग चलोगे इसी तरह से। अभी बुक्स नहीं पकड़ना, मैं बुक्स के बारे में बताऊंगा भी नहीं। तो एडम स्मिथ का जो कंटेक्स्ट था घूम फिर के जा रहा था किधर, वेल्थ जनरेशन की तरफ, इसीलिए वेल्थ डेफिनेशन हो गया। मार्शल का सोच इकोनॉमिक्स को लेकर किधर जा रहा था, वेलफेयर की तरफ, इसलिए इनका डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन बोला गया। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने इनका बात नहीं रखा, इन्होंने बोला कि लोग वेल्थ के लिए ही सब एक्टिविटी करते हैं, लेकिन वेल्थ क्यों, अल्टीमेट मोटो क्या है, वेलफेयर। तो इनका डेफिनेशन जो है वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से हुआ और इनका वेल्थ डेफिनेशन के नाम से। अभी हम लोग आगे चलेंगे 1-2। अभी हम लोग देखेंगे कुछ और डेफिनेशंस, स्कैरसिटी डेफिनेशंस देखेंगे। वो एल रॉबिन्स का दिया हुआ था जो अभी मैंने बातों बातों में बताया था ना, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स, वो स्कैरसिटी डेफिनेशन है एल रॉबिन्स का, उसके बारे में समझाऊंगा 3rd में। 4th में मैं ग्रोथ डेफिनेशन है उसके बारे में समझाऊंगा। तो पहले मैं इकोनॉमिक्स का सारा डेफिनेशन, या जिन लोगों ने जो जो बातें, जिन इकोनॉमिस्ट ने जो जो डेफिनेशन रखा वो आप तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद इकॉनमी और टाइप्स ऑफ इकॉनमी पे मैं लेक्चर दूंगा। होप सो यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। नोट्स कैसे होगा सब मैं बताऊंगा। क्लियर, पहले समझने पे ध्यान दिया कीजिए। तो अभी समझ लीजिए कि मैंने ये सब टॉपिक कवर किया। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसको है ऐसे ही लिख लो ना, व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। मैं इसको ना ठीक ही कर देता हूं, थोड़ा सा मुझे व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, और इसका 2 पार्ट मैंने बताया। क्लियर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है मैंने वो बताया। इकोनॉमी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी नहीं बताया। अरे इकोनॉमी मतलब जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, इकोनॉमी क्या एक सिस्टम जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, तो वो सब मैं सेपरेट बताऊंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। वेल्थ डेफिनेशन अपना क्लियर हो गया, अपना वेलफेयर डेफिनेशन क्लियर हो गया। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फेमस बुक 1776 में आई थी। ठीक है, इनका डेफिनेशन वेल्थ के अराउंड था। वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल, फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1819 में आई थी, 1890 में। इनका मोटो क्या था, इनका डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि इन्होंने मैन को स्टडी करने के लिए कहा और वेल्थ को भी इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन अल्टीमेट मोटो क्या होता है, हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज क्यों एक्वायर करते हैं, फॉर दी वेलफेयर। तो इनका डेफिनेशन थोड़ा सा सोशल वेलफेयर की तरफ ज्यादा गया। चलो ये बातें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये और ये चीज आप लोग को क्लियर होगा, और कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं इकोनॉमिक्स की जो मैं बताऊंगा। तो अभी 1-2-3 लेक्चर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बाद मैं बुक पे आऊंगा। होप सो आपको बातें समझ में आई होंगी। चलिए बाय।